यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में आज हम भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। क्या लेकर आया था? भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। कब? 19वीं सदी जब शुरू हुई थी उस समय यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ चुकी थी। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध जो रोजगार से अधिक थी। क्या थी? नौकरी ढूंढने वालों की जो संख्या है, जो रोजगार मिल रहा था और उससे वो अधिक थी। क्या थी? नौकरी ढूंढने वालों की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में जाकर भीड़ भरी बस्तियों में रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे? भीड़ भरी बस्तियों में। लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा था। किसका? जो छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित थे, जो लघु उद्यमी थे, उनको जो बड़ी बड़ी मशीनों से बनने वाले जो सामान थे उनसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का जो स्तर है यूरोप महाद्वीप से ऊंचा था। सभी राष्ट्रों को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी थी। कहाँ पर? कपड़ा उद्योग में, क्योंकि उद्योगीकरण है वो सबसे पहले कपड़ा उद्योग में आया था और प्रतिस्पर्धा का सामना भी उनको कपड़ा उद्योग में ही करना पड़ा था, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। किनका? जो लघु उत्पादक थे उनका। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए थे। किसे? सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ से वो दबे हुए थे। कौन? किसान। किनसे? सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ से। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने पर शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल गई थी। किससे? यानी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका मूल्य बढ़ जाने से शहरों और गांवों में जोरदार जो गरीबी है वो बढ़ चुकी थी या फैल चुकी थी। 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला था। तो उन्होंने सरकार का विरोध करना प्रारंभ किया और जगह जगह अवरोध लगाए गए तथा लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा, यानी राष्ट्रीय असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और प्रत्येक को काम के अधिकार की गारंटी दी थी। किसको? 21 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर थे उनको मत देने का अधिकार दिया और उनको रोजगार की गारंटी भी दी गई। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। क्या खोले गए? कारखाने, जिससे कि कारखाना में लोग रोजगार को प्राप्त कर सके, इसीलिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ, जिनके बुनकरों द्वारा ठेकेदारों को जो खिलाफ है वो विद्रोह किया गया था। तो ये 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु ठेकेदार उन्हें दाम है वो बहुत ही कम देते थे। इसलिए इन्होंने, किन्होंने? बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ है वो विद्रोह किया था। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने जो सिलेसिया गांव की एक घटना बयान की थी वो है, उसने ये कहा था कि 18,000 आबादी वाले गांव में सूती कपड़ा बुनने के व्यवसाय का जो सबसे व्यापक व्यवसाय था, तो श्रमिकों की हालत वहाँ पर खस्ता है। कहाँ? सिलेसियम। और काम के लिए बेताब जो लोग हैं उनका फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें बिल्कुल ही गिरा दी और इससे परेशान होकर 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ ने अपने घरों से निकलकर 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? ठेकेदार जहाँ रहते थे और वे बुनकर हैं 2 कतारों में, 2 लाइनों में चलकर उनकी कोठी पर पहुंचे और ठेकेदार के घर में घुसकर घरों में जो उनकी खिड़कियाँ थी, फर्नीचर थे, चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे
और अन्य बेशकीमती जो सामान था उनको उन्होंने तोड़ दिया। किन्होंने? बुनकरों ने। और एक अन्य गुट ने भंडार गृह था उसमें घुसकर कपड़े के जो भंडार था उसको लूट कर कपड़ों को फाड़ दिया, उनको तार तार कर दिया। और यह दृश्य देखकर ठेकेदार अपने परिवार सहित पड़ोस के गांव में भाग गया, जहां उस पड़ोस के गांव वालों ने भी उनको शरण देने से मना कर दिया। किनको? ठेकेदारों को, क्योंकि उनकी बेईमानी से वो लोग भी वाकिफ थे। तत्पश्चात 24 घंटे बाद सेना की मदद से वापस से ठेकेदार लौटा और इसके बाद हुए टकराव में 11 बुनकरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1848 उदारवादियों की क्रांति। कौन सी? 1848 की उदारवादियों की क्रांति। यानी 1848 में जब यूरोप के अनेक देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से त्रस्त किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उस समय पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही। राजा द्वारा गद्दी छोड़ना, यानी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। सार्वत्रिक यानी सभी को मत देने के मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गीय स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ने की मांग है की और उन्होंने बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे उन्होंने बढ़ाया। और यह राष्ट्र राज्य संविधान है, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। और जर्मनी में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट जो शहर है में मिलकर एक सर्वो जर्मन असेंबली के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था। किसके पक्ष में? सर्वो जर्मन असेंबली के पक्ष में उन्होंने मतदान दिया था। और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, कितने? 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कब? 18 मई 1848 को एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट जो संसद है में अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया। और कौन सी संसद? फ्रैंकफर्ट संसद। कब? 18 मई 1848 को कितने प्रतिनिधियों ने? 831 प्रतिनिधियों ने जो फ्रैंकफर्ट जो संसद है उसमें जाकर स्थान ग्रहण किया। और यह फ्रैंकफर्ट जो संसद है जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी, वहाँ सेंट पॉल चर्च है वहाँ पर आयोजित हुई, और जहाँ उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किन लोगों ने? जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे 831, उन्होंने क्या? एक संविधान का प्रारूप किया। और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। अब यहाँ पर राजा अपनी मन मर्जी से नहीं, संसद के प्रतिनिधि जो राजा को दिशा निर्देश देंगे वो राजा करेगा, तो उसको संसद के अधीन रहना था। ऐसे राजा को उनकी अध्यक्षता सौंपी गई। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा, किसके राजा? प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, तो प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। किसने? इसने, विलियम ने। किसका साथ दिया? उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया और संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और जिससे वे उनका समर्थन भी खो बैठे। और अंत में सैनिकों को बुलाया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। किसको बुलाया था? सैनिकों को। और क्या भंग करने के लिए मजबूर होगी? असेंबली भंग करने के लिए मजबूर हो गई। आगे देखिए, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार का विवादास्पद मुद्दा। किसका? महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार देना था उनके लिए विवादास्पद मुद्दा। तो उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा है वो बहुत ही विवादास्पद था।
जबकि वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। किसने भाग लिया था? महिलाओं ने। किसमें? आंदोलनों में। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया था। और इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। किसको? महिलाओं को। किससे वंचित रखा गया था? जो चुनावों से। राजाओं द्वारा क्रांति और दमन चक्र को समाप्त करना। किसको? क्रांति और दमन चक्र को समाप्त करना। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आ गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश जो मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। किसका रास्ता? निरंकुश जो मैग्यार थे उनके प्रभुत्व का रास्ता है वो साफ हुआ था। धन्यवाद।